देखो हम लोग बात कर रहे थे पावर सिस्टम 2 में। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे सर्किट ब्रेकर का कुछ कहानी पढ़े थे। और सर्किट ब्रेकर क्यों पढ़े थे? क्योंकि घर में हमारा फ्यूज जैसा लगा होता है वैसा पावर सिस्टम में क्या लगा होता है? सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर को बार बार बदल नहीं सकते हैं, इसी के लिए ये हमारा सर्किट को जोड़ भी सकता है, ये हमारा सर्किट को तोड़ भी सकता है। मेक द सर्किट, ब्रेक द सर्किट। Make the circuit ठीक है, and तो इसी का एक अरेंजमेंट देखे हुए थे। ये हमारा था क्या, कैसा? ट्रांसमिशन लाइन का, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन कंडक्टर, जो कि पावर लेवल पे होता है, इसी के लिए इसको बोला जाता है पावर कंडक्टर। ऐसा ही है ना? और फिर यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ पे कहीं पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मान लेते, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में तो तरह तरह का इक्विपमेंट्स लगा होता है ना। वो तुम लोग देखोगे रिले, क्योंकि सर्किट ब्रेकर को तो कोई फोन कर दिया, इसके बाद ये बोल दिया कि ऑपरेट हो जाओ, तो ये ऑपरेट हो जाता है। सारा का सारा दिमाग कौन लगाता है? रिले relay. लगाता है ना। इसी के लिए रिले मेन पार्ट है। रिले हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही फोन करके बताता है ना सर्किट ब्रेकर को कि भाई ओपन होना है, क्या होना है। तो हम लोग का सर्किट ब्रेकर को तो कोई बोल दिया, जैसे सर्किट ब्रेकर क्या है, जैसे दिहाड़ी मजदूर जानते हो ना। अगर उसको बोलोगे कि घर लेकर के आओगे और बोलोगे इसको पचोड़ा कर दो, तो फिर वो फटाफट कर देगा। फिर उसको बोलोगे कि भाई इसको वो नॉर्मल कर दो, तो वो तुरंत उसको वो कर देगा, हटा भी देगा। फिर उसको बोलोगे कि गड्ढा कोड़ दो, तो वो गड्ढा कर देगा। क्यों, क्या जरूरत है, वो हम लोग को मैटर नहीं करता है। हम लोग को बोला जा रहा है मतलब हम लोग करेंगे। सर्किट ब्रेकर वही है। क्या हुआ है, क्या दिक्कत हुआ है, वो जाने अपना रिले, हमको उससे मतलब नहीं। हमको बोल रहा है ऑपरेट होने, मतलब हम ऑपरेट होंगे। सर्किट ब्रेकर का काम उतना ही है। इसका मतलब ब्रेन जो है वो कौन है, मतलब किसका दिमाग लग रहा है? रिले। रिले का। इसी के लिए अब वो दिमाग लगाएगा ना कि कहाँ पे, जैसे हम लोग हैं, हम लोग ना दिमाग लगाएंगे कहाँ पे गड्ढा खुदवाना है, कौन से कलर से पेंट कराना है, बाकी उसको लेकर के आएंगे, बोलेंगे पेंट कर दो भाई, तो वो तो कर देगा ना। दिमाग हम लोग लगाते हैं। उसी तरीके से पावर सिस्टम में रिले दिमाग लगाने का काम करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डिटेक्ट द फॉल्ट। क्योंकि जहां पे सर्किट ब्रेकर लगा होगा वहां पे रिले रहना जरूरी है, तब जाकर के ऑटोमेटिक सिस्टम हो पाएगा, अदरवाइज फिर मैनुअली करना होगा। और मैनुअली हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पावर सिस्टम बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ना। कितना आदमी चाहिए? तीन तो, मतलब इतना आदमी चाहिए, इतना इक्विपमेंट हो जाएगा, फिर तो हम लोग ऐसे ही दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ऑटोमेटिक में गए, और ऑटोमेटिक में गए तो हम लोग को रिले बहुत जरूरत है। तो देखो सर्किट ब्रेकर का रिले के साथ कैसा अरेंजमेंट है वो पहले हम लोग देख लेते हैं, जो कि तुम लोग को आई थिंक हम बता चुके हैं। थे, मान लो यहाँ पे कहीं पे लगा हुआ है क्या? सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है। ऊपर अटैच रहता है, ठीक है। मतलब उधर साइड स्क्रीन स्प्रिंग लगा होगा, और इस साइड ये खींचने के लिए हम लोग का कुछ एक कॉयल लगा होगा, ठीक है। इसको खींचना है ना, तब ना ओपन होगा। ये हमारा सर्किट ब्रेकर है। इसको खींचेंगे तब ऑन ऑपरेट होगा। इसको खींचेगा कौन? तो कॉयल लगा होता है, तो यहाँ पे कॉयल लगा देंगे। ये क्यों खींचेगा, कैसे खींचेगा? तो वो डिसाइड करता है कौन? वो डिसाइड करता है हमारा रिले। और रिले कनेक्ट रहता है क्या? जी सर। सीटी। तो सीटी देखो, इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा यहाँ पे ये ज्यादा नजदीक ट्रांसफार्मर बना दिया। ये हमारा नॉर्मल सा पावर कंडक्टर, मतलब पावर कंडक्टर है, ठीक है। अब हम लोग का ये सर्किट ब्रेकर और रिले का अरेंजमेंट पहले देख लेते हैं। तो इसके साथ में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, उसको हम लोग सर दिखाते हैं सर्किट कुछ इस सीटी तरीके। और पीटी सर पावर सिस्टम में पढ़ना है या फिर 6th सेमेस्टर में?
पावर सिस्टम में ही पढ़ना है ना, क्योंकि सीटी और पीटी तो पावर सिस्टम का प्रोटेक्शन में ही यूज होता है। वो 2 बार पढ़ना रहता है, एक हम लोग को मेजरमेंट में पढ़ना होता है और एक हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना। यस सर। अब देखो यहाँ पे हम लोग, अरे ये क्या बना दे, यहाँ पे हम लोग का ये जो है सीटी लगा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग का कॉइल जो है, सर सीटी पीटी का साइन ऐसे सेम रहता है या थोड़ा अलग भी बनता है? कुछ भी साइन बना सकते हैं? नहीं देखो, सीटी फिगर तो कैसे भी बना सकते हो। सीटी का मेन काम होता है स्टेप अप करना, और पीटी का जो काम होता है वो होता है स्टेप डाउन करना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग का पीटी क्या चीज मेजर करता है? वोल्टेज को। तो स्टेप डाउन करेगा तब तो वोल्टेज को मेजर कर पाएगा ना। यस सर। और सीटी क्या करता है? किसको करता है? करंट को। करंट। इसी के लिए यहाँ पे स्टेप अप करेंगे मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, मतलब करंट वो घटेगा, क्योंकि पावर तो सेम है ना। इसी के लिए हमारा करंट मेजर, इसी के लिए ये स्टेप अप होता है, ये स्टेप डाउन होता है। हम पॉइंट्स कुछ लिखा देंगे तुम लोग को, सीटी और पीटी का क्या हम लोग को जानना है क्या नहीं जानना है, उसके बेसिस पे इसका हम लोग को कंस्ट्रक्शन नहीं नहीं समझ देखना। में आया सर। सर नहीं समझ में आया, वोल्टेज क्या नहीं मेजर समझ में? करता है, स्टेप डाउन है इसलिए क्यों? मतलब कैसे समझे कि स्टेप डाउन अरे है तो वोल्टेज ही मेजर करेगा? देखो, ये हम लोग का पावर कंडक्टर, इसमें कितना करंट जा रहा होगा। अच्छा वोल्टेज बताओ, कितना वोल्टेज इसमें, 2 वायर के बीच में कितना वोल्टेज रहता है? लाइन टू लाइन वोल्टेज 132 केवी ये मान लेते हैं एग्जांपल के लिए। मान लेते हैं 132 केवी एग्जांपल के लिए, और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, मान लेते हैं 40 एम्पियर नॉर्मल कंडीशन में। जब फॉल्ट होगा, तो हम लोग तो फॉल्ट पढ़ चुके हैं ना, जब फॉल्ट होगा तो यही करंट कितना चला जाता है? 400 एम्पियर भी जा सकता है, 1000 एम्पियर भी जा सकता है। हम लोग तो न्यूमेरिकल्स में देखे हैं ना एक तो। अब देखो, ये 400 एम्पियर और ये 132 किलो वोल्ट को मेजर हम लोग डायरेक्टली तो कर नहीं सकते हैं कि कोई आदमी एक साइड से उधर मल्टीमीटर लगाया और मेजर कर लिया। और एक साइड में हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमारा सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा। ऑटोमेटिक का मतलब उसमें हम लोग को दिमाग डाल देना, तब तो वो ऑटोमेटिक सेंस करके कर पाएगा ना। अदरवाइज तो हम लोग यस को सर। कैसे उसको बोलेंगे ऑटोमेटिक। तो ये जो करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, इसमें पता तो चले कि भाई फॉल्ट करंट है या हेल्दी करंट है। ये जो करंट इसमें जा रहा है पता तो चले, इसी के लिए हम लोग रिले में लगाते हैं एक क्या बोलते हैं उसको, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, एक फिक्स वैल्यू हम लोग सेटअप कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं, चलिए उसको नाम हम लोग बोलते हैं पिक अप वैल्यू। किसमें? रिले में। अगर रिले इतना करंट सेंस कर दिया और इससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब पिकअप से ज्यादा हो गया, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और फिर रिले अपना काम करने लगेगा। कोई तो एक वैल्यू, क्योंकि कब सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करना है कब नहीं करना है वो तो हम लोग नहीं बता सकते ना उसको, वो खुद करेगा ना सेंस। इसी के लिए हम लोग सीटी और पीटी का हेल्प लेते हैं। कैसे हेल्प लेते हैं, क्यों सीटी स्टेप अप होगा, क्यों पीटी स्टेप डाउन होगा, वो अब समझ लो। डायरेक्टली हम लोग 132 किलो वोल्ट को मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ वोल्ट तक का रेंज को हम लोग मेजर कर सकते हैं ना। यस सर। हम लोग उसी तरीके से 400 को मेजर कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग कुछ किलो वोल्ट तक को मेजर कर सकते हैं। हमारे पास वो सब डिवाइस है प्रेजेंट कि हम लोग उतना वोल्टेज तक मेजर कर पाएंगे, लेकिन 132 की कर सकते हैं, 765 को नहीं कर सकते हैं। अब सिंपल सा बात है, हमारे पास ट्रांसफार्मर था। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर का बात करें तो E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू I2 बाई I1, यही होता है ना। यस सर। जिसमें E1 क्या है, इस साइड वाला वोल्टेज E1 है, इस साइड वाला वोल्टेज E2 है। इस साइड जो करंट आ रहा है ये I1 है, इस साइड से जो करंट जा रहा है वो I2 है। इसको बोला जाता है क्या? प्राइमरी साइड। और इसको बोला जाता है क्या? सेकेंडरी साइड।
अगर इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे क्लियरली पावर हम लोग को कांस्टेंट दिखाई दे रहा है ना, कहने का मतलब E1 I1 इज इक्वल्स टू E2 I2। ठीक है, अब एज्यूम कर लो, इस फिगर को पहले तो हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं इस साइड के दूसरा हम समझा रहे हैं पीटी। ठीक है, ये हमारा पीटी हो गया और ये हम लोग सीटी पढ़ेंगे यहाँ पे। अब लोग एज्यूम कर लो, हमारा कहता है इस साइड वाला जो है ये हमारा पावर कंडक्टर है। एज्यूम कर लोगे ना, इस साइड कंडक्टर है। अरे वीडियो रुक गया है क्या? हाँ, सर साउंड भी इस अच्छा साइड से नहीं आ रहा है। साउंड में नहीं आ सर रहा था बीच क्लियर। बीच पे कट रहा है आवाज। अरे यार, एक फिर से देखो, यस सर। ये जो हम लोग लगाए हैं, यहाँ पे जो लाइन गया है यही है हमारा पावर कंडक्टर। एज्यूम कर लो ये वाला जो है ट्रांसफार्मर का पावर कंडक्टर है। एज्यूम कर लिया हम लोग। अब उसी का हम लोग को वोल्टेज को मेजर करना है, तो हम लोग डायरेक्टली E1 को तो मेजर नहीं कर सकते हैं ना, हम लोग डायरेक्टली E1 को मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा वोल्टेज है। तो हम लोग क्या किए, इसको हम लोग बना लिए स्टेप डाउन। स्टेप डाउन बना लिए मतलब कैसा, अगर इस साइड वाला टर्म्स अगर n होगा तो इसको हम लोग 1 बना लेंगे। n:1 के रेशियो में हम लोग pt को डिवाइड कर दिए। इसी में हम लोग इक्वेशन लिखेंगे ना, n/1 प्राइमरी E1 by E2 इज इक्वल्स टू I2 by I1 इज इक्वल्स टू n/1 या n1 by n2। यस सर। इस तरीके का वोल्टेज है। इसका मतलब अगर E1 और E2 में रिलेशन देखा जाए तो E2 इज इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा ना। यस सर। अब हम लोग बताओ, अगर n का कुछ भी वैल्यू ले लो, स्टेप डाउन होता है और ये n:1 के फॉर्म में होता है, तो मान लेते हैं ये 50 या फिर 500:1 के फॉर्म में है, या 50:1 मान लो या फिर 500:1 मान लो। यहाँ पे डायरेक्टली E2 का वैल्यू E1 डिवाइडेड बाई 500 हो गया ना। उसी तरीके से डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ n, अब हम लोग को E2 बहुत कम मिल जाएगा। यस सर। अगर मान लेते हैं 500:1 का ये ट्रांसफार्मर है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं वोल्टेज को। हम यहाँ पे वोल्टेज चेक किए, हमको E2 में मिल रहा है कितना, तो 200 वोल्ट एग्जाम्पल के लिए। तो तुरंत हम क्या समझेंगे, इस पावर कंडक्टर में कितना वोल्टेज होगा। तो पावर कंडक्टर के लिए निकाल दो फॉर्मूला, E1 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ E2, यही ना फॉर्मूला होगा। n हमारा 500 है, E2 हमारा 200 है, 5 2 10 और 1 0, 5 2 10 किलो वोल्ट बोल सकते हैं ना। 100 kV। इसका मतलब हम यहाँ पे बैठ करके ये देख लिए, अगर इस साइड में 200 वोल्ट है तो पावर कंडक्टर में कितना होगा उस साइड में वोल्टेज, 100 kV। 100 के। उसी तरीके से अगर ये 400 वोल्ट यहाँ पे हमको शो करेगा तो हम समझ जाएंगे ना उस साइड में वोल्टेज कितना है, 200 kV। सर तो हम Yes, लोग sir. को इससे हम लोग मेजर क्या कर लिए, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज, किसके मदद से, ये जो है पोटेंशियल स्टेप ट्रांसफार्मर के डाउन हेल्प। करके पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से। अब देखो, तुम लोग का सवाल हो सकता है कि सर इसको n1/n2 ना लेकर के n:1 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशनली किया गया है कि हम सिर्फ मेजर करना चाहते हैं, हम जितना हो सके कम वोल्टेज को ले जाएंगे। 500:1, 1000:1, जो भी हमारा डिपेंड, तुम न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल्स में जब सीटी पीटी का रेशियो देखोगे तो 1:n के फॉर्म में होता है सीटी और n:1 के फॉर्म में होता है पीटी। ये वोल्टेज का कहानी था, समझ गए वोल्टेज कैसे मेजर कर लिया हम लोग। खैर Yes, वोल्टेज मेजरमेंट कहाँ पे जरूरत है, तो लाइटनिंग अरेस्टर ये सब में, अचानक सर्ज वोल्टेज जो आ जाता है उस टाइम पे। लेकिन हमारा नॉर्मली जब फॉल्ट होता है तो हम लोग पूरा फॉल्ट का कैलकुलेशन किए, कहीं पे वोल्टेज का बात करते थे क्या, सर हम लोग हमेशा करंट का बात किए हैं कि फॉल्ट करंट फाइंड सर करो।
लाइटनिंग अरेस्टर मतलब क्या हुआ सर? अरे लाइटनिंग अरेस्टर मतलब लाइटनिंग को जो अरेस्ट करता है। लाइटनिंग होता है ना, बिजली वगैरह कड़कता है ना। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट गिर गया हो तो उसको अरेस्ट कर ही लेगा, कोई पेड़ अरे पौधा भी ऐसा, अरेस्ट कर लेगा। अच्छा, तो पेड़ पे वो तो अरेस्ट तो हम लोग भी कर लेंगे, लेकिन हम लोग बचेंगे नहीं ना, फिर हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे। तो सर तो ग्राउंड एग्जांपल कर कुछ देता है। बताइए। देखो सिंपल सा बात है, गांव वगैरह में अगर रहे होगे तो तुमको आइडिया होगा इस चीज का कि जब बिजली बहुत ज्यादा कड़कता है या फिर बहुत ज्यादा साउंड होता है या फिर अचानक के मतलब अचानक लाइट वगैरह जलने लगता है बहुत ज्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास मेटल घर में होता है, जैसे कोड़ी हुआ, कुल्हाड़ी हुआ, ये सब को हम लोग क्या करते हैं, घर के बाहर रख देते हैं। रखते हैं ना, कितने लोग ये सब देखे हो गाँव वगैरह में। वो क्या करेगा, वो मेटल जो होगा उसको वो अट्रैक्ट करके सारा का सारा लाइटनिंग को वो ले लेगा, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं। अब तो हर जगह टावर हो गया है जिसको हम लोग तड़िक चालक बोलते हैं, तो नॉर्मल हमारे घर के अगल बगल लाइटनिंग वो जो तड़िक चालक है उससे वो चला जाता है, तो उससे हम लोग को दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं पावर सिस्टम का। बड़ा बड़ा टावर लगा होता है, मान लो ये जो टावर है, ये कुछ इस तरीके से टावर बना हुआ है मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लाइटनिंग हुआ, मान लो तार में कहीं पे भी हुआ, तो वो तार हम लोग क्या चाहेंगे, हमारा जो कंडक्टर लगा हुआ है उसमें जाए और टूट जाए सारा चीज, हम लोग नहीं चाहेंगे ना। इसी के लिए हम लोग सबसे टॉप में एक पतला सा वायर तुम लोग देखोगे जाता है, जिसको हम लोग न्यूट्रल वायर बोलते हैं, और जो कि टावर से टच में रहता है। अगर लाइटनिंग गिरा तो वो डायरेक्टली जो है ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आएगा पार्ट, उतना हड़बड़ाना नहीं है हम लोग को। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पीटी, हम लोग वोल्टेज मेजर कर लिए ना, क्या बोल यस रहे हो। सर। लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग का सिंपल है कि लाइटनिंग को अरेस्ट करता है, सर्ज अरेस्टर भी लाइटनिंग अरेस्टर ही है, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सर्ज अरेस्टर एक अलग डिवाइस है। लाइटनिंग क्या है, एक सर्ज ही तो जनरेट करता है ना, हाई वोल्टेज को ही तो सर्ज बोला जाता है। चलो देखो, अलग अलग डाइवर्ट नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। देखो हम लोग अब हम लोग यहाँ पे करंट मेजर करेंगे, तो करंट मेजर करने का सेम तरीका कैसे, तो यहाँ पे कुछ फॉल्ट हुआ मान लो, तो यहाँ पे फॉल्ट होने के बाद करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं 1000 एम्पियर, ठीक है। या फिर नॉर्मल करंट मान लेते हैं 200 एम्पियर जो है नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। इसको हम नेक्स्ट पेज ले जाते हैं। देखो मान लेते हैं इसमें 200, चलो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे सीटी का, जिसमें हम लोग करंट को मेजर करेंगे। करंट को मेजर करने का सिंपल सा तरीका है, अगर इधर 200 एम्पियर है हमारे पास, इधर करंट का एक छोटा सा रेंज को हम लोग को मेजर करना है, तो हम लोग कैसा ऐसा सिस्टम बनाए कि इधर 200 एम्पियर है वो इधर 2 एम्पियर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग सिंपल उसके लिए टर्न्स रेशियो कितना लेंगे, 1:n का। और 1:n मतलब n इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप ये अप। हमारा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बाकी का कहानी बिल्कुल सेम है हमारा, उसी के जैसा जो हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में देखें। यहाँ पे हमारा E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू I2 बाई I1 इज इक्वल्स टू 1/n। अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पे करंट का कंपैरिजन करेंगे तो I1 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ I2। अगर हम लोग को I2 का वैल्यू चाहिए होगा तो I1 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, देख पा रहे हो। अगर हम लोग को I2 में 2 एम्पियर मिल रहा है और I1 में हमारा 200 एम्पियर है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब जो हमारा CT है वो 1:100 के रेशियो में है, ठीक है। अब हम लोग 2 एम्पियर मेजर कर लिए। अब CT हमारा 2 एम्पियर मेजर करेगा, CT कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है।
मान लो ये 2 एम्पियर मेजर कर रहा है इसमें करंट, तो 2 एम्पियर में ये उतना एनर्जाइज नहीं होगा कि इसको खींच ले, क्योंकि वो तो नॉर्मल करंट था ना। लेकिन अगर इसी जगह फॉल्ट हुआ और 200 के जगह में मान लो 2000 एम्पियर फ्लो होने लगा, फॉल्ट होने के बाद एम्पियर फ्लो होने लगा, तो इस साइड कितना करंट होगा? 10 टाइम्स इधर भी तो बढ़ जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा ना। 20 एम्पियर इधर फ्लो होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये जो 20 एम्पियर अब जो है इसका वाइंडिंग में 20 एम्पियर फ्लो होने लगेगा ना। यस सर। Yes, sir. अब ये 20 एम्पियर फ्लो होगा, इसका मतलब इसका जो है फ्लक्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल्स टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस एन इनटू आर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस भी कांस्टेंट है और हमारा नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फ्लक्स अगर ज्यादा करंट अगर ज्यादा होगा तो फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। फ्लक्स ज्यादा होगा मतलब ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। अब ये इसको यहाँ से खींच लेगा, क्योंकि कुछ इसका जो है पिकअप वैल्यू है उससे ये ज्यादा हो गया, तो ये इसको खींच लेगा। जैसे ही ये इसको खींचेगा ये सर्किट पूरा होगा, ये सर्किट पूरा होगा, उसके बाद फिर ये इसको खींच लेगा, तो फिर हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। यही कहानी रहता है। सिटी नहीं ठीक है, समझ में आया सर। सिटी नहीं समझ में आया? चलो हम लोग सिटी और पीटी को अच्छे से हेडिंग दे करके पढ़ लेते हैं। पीटी आ गया, पीटी थोड़ा सा देर सिटी से। एंड पीटी, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग सिटी को मतलब बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं दोनों का। सिटी क्या करता है, या फिर मेजर करंट and PT are also known as instrument transformer। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हम लोग को क्या चाहिए? टू ऑब्टेन, हम लोग लो वोल्टेज और लो करंट को मेजर कर पाते हैं ना। लो Yes, sir. वैल्यू ऑफ करंट ऑन सेकेंडरी साइड, then we use CT to obtain low value of voltage। हम लोग तो सेकेंडरी साइड में बैठे हुए हैं ना, सेकेंडरी Yes, sir. साइड, then we use PT। क्लियर है? अब यहाँ के बाद हम लोग बात करते हैं, सीटी पहले बताएं या पीटी बताएं? चलो सीटी बताते समझ हैं। आ गया सर। करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द करंट लेवल। करंट लेवल को ही रिड्यूस करता है ना। क्यों रिड्यूस करता है? रिड्यूस करने से फायदा क्या है? सो दैट वी कैन एबल टू मेजर विद द हेल्प ऑफ करंट मेजर करने वाला डिवाइस, एमीटर। Ammeter. with the help of ammeter। ठीक है, चाहे वो सीटी हो, चाहे वो पीटी हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, करंट मेजर हमेशा एमीटर करता है, वोल्टेज मेजर हमेशा वोल्टमीटर करता है। ठीक है, ये कैसा होता है? इट इज स्टेप अप। कहने का मतलब 1:n के फॉर्म में, वेयर n इज ग्रेटर देन 1। अगर n का वैल्यू कम हो जाएगा तो फिर तो ये स्टेप डाउन हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, हम लोग का ट्रांसफार्मर कैसा बनेगा? E1 by E2, या फिर E1 के जगह वोल्टेज लिख देते हैं, V1 by V2 इज इक्वल्स टू N1 by N2। N1 क्या है? 1 है ना।
1, N2 क्या है, N है, इज इक्वल्स टू I2 बाई I1। इसका मतलब यहां से हम लोग का क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर N बढ़ेगा दैट इम्प्लाइज वोल्टेज बढ़ेगा, दैट इम्प्लाइज करंट कम होगा, और यही तो हम लोग को चाहिए ना, तब तो हम लोग मेजर कर पाएंगे। रिड्यूस कर रहे हैं करंट को, यही हम लोग को चाहिए। ठीक है, ये कैसा होता है वो देख लो। ये नॉर्मली हमारा पावर कंडक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग गोल एक कोर ऐसा बना देते हैं, गोल सा, इस तरीके से, और ये जो है ये सिर्फ एक बार जा रहा है, यही हमारा प्राइमरी हो गया, ब्लैक वाला प्राइमरी, और इसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा ब्लू वाला कैसा हो गया, सेकेंडरी। क्लियर है? तो जो हम तुम लोग को यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये एक गोल सा ऐसा बना होता है, उससे करंट जाता है और उसका इसी को प्राइमरी माना जाता है, और इससे नंबर ऑफ टर्न्स इसमें लगा होता है, उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइमरी में कुछ होगा नंबर, मतलब वोल्टेज V1 और करंट I1, सेकेंडरी में कुछ वोल्टेज होगा V2 और करंट होगा I2। हम लोग को तो यहाँ पे वोल्टेज मेजर करना है नहीं, वोल्टेज से हम लोग को मतलब है नहीं, हम लोग को सिंपल देखना है कि क्यों, क्योंकि ये सीटी है ना, और सीटी मेजर ही करता है करंट को, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे करंट का बात करेंगे। तो यहाँ पे करंट के लिए हम लोग I1 लगा दिए, I1 को हम लोग को मेजर करना है। तो जाहिर सा बात है I2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, अभी हम लोग देखें फॉर्मूला से, यहाँ पे देख लो I2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I1 बाई N हो जाएगा ना। I1 by N. उसी तरीके से यहाँ पे I2 इज इक्वल्स टू I1 बाई N हम लोग लिख दिए। एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे लेते हैं, मान लो हेल्दी कंडीशन, हेल्दी कंडीशन मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है फॉल्ट वगैरह, नो फॉल्ट। उस टाइम में I1 का वैल्यू है मान लो 200 एम्पियर, तो उस टाइम में I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, और N का वैल्यू ले लेते हैं, N इज इक्वल्स टू 100 एग्जाम्पल के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2. I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर हो जाएगा। अगर ये 2 एम्पियर सेंस कर रहा है और उसी 2 एम्पियर के टाइम में ये अगर कॉइल एनर्जाइज हो गया और मैग्नेट बन गया, और ये इसको स्प्रिंग के साथ लगा होता है ना सारा चीज, यूज कर दिया और इसमें पाथ प्रोवाइड हो गया करंट, साउंड कट रहा है ये सर। कॉइल साउंड मैग्नेट, क्लियर कट रहा है सर। साउंड रुक रहा सर। अरे यार ऐसा दिख, देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये 2 एम्पियर नॉर्मल है उस टाइम में, इसको ऑपरेट नहीं होना है, इसका मतलब पिकअप वैल्यू जो है वो 2 एम्पियर से ज्यादा होना चाहिए, 3 एम्पियर। मान लो यहाँ पे 3 एम्पियर ये डिटेक्ट किया, अब हम लोग फिर से वहां पे चले जाते हैं, मान लो यहाँ पे ये जो है I1 का वैल्यू, सॉरी I2 का वैल्यू 3 एम्पियर ये डिटेक्ट किया, दैट इम्प्लाइज I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 300 एम्पियर। मतलब ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो डिजाइन है, वो 300 एम्पियर तक करंट को आराम से झेल लेगा, इसका मतलब कोई भी फॉल्ट नहीं आया है 300 एम्पियर तक। लेकिन अगर 301 भी आता है
तो फिर इसका मतलब क्या है, फॉल्ट हो गया है। तो फिर ये तुरंत इस इधर कुछ तो वैल्यू होगा ना, 3.0001 कुछ तो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ना वैल्यू, अगर इधर Yes, sir. 301 है तो बस वही हम लोग का पिकअप वैल्यू 300 मतलब 3 एम्पियर है। पिकअप वैल्यू ये हम लोग का 3 एम्पियर है। जैसे ही 3 एम्पियर से ज्यादा हुआ, तुरंत वो जो है क्या बोला कि भाई फॉल्ट हो गया है। फॉल्ट हो गया, डिटेक्ट कर लिया, अब तुम मैग्नेट बन जाओ, तुरंत फॉल्ट जो है वो मतलब रिले वाला सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा और वो मैग्नेट बनेगा और सर्किट ब्रेकर को खींच लेगा। इसी के लिए पिकअप वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप तुम लोग सीटी का मतलब समझे होगे। अब सीटी और पीटी का साथ में अरेंजमेंट, पीटी भी बता दें। Yes, sir. पीटी को बोला जाता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पावर मत समझ लेना, पोटेंशियल। सर पावर ट्रांसफार्मर भी होता है क्या? अब ये तो हमको नहीं पता भाई। पावर सिस्टम में मतलब तुम लोग इतना दूर पढ़ लिया और पावर ट्रांसफार्मर होता है कि नहीं उसमें भी डाउट हो। होता है सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो हम लोग बात कर रहे थे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। ये क्या करता है, यूज्ड टू रिड्यूस वोल्टेज लेवल so that voltage can be measured with the help of voltmeter। ठीक है, अब ये नॉर्मली कैसा होता है, इट इज स्टेप अप Step डाउन, स्टेप डाउन होता है इनसे। स्टेप डाउन। होता है ना। हाँ, यस सर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोनों जगह स्टेप अप कैसे लिख सकते हैं, देखो अब नॉर्मली हम लोग को पता है V1 by V2 इज इक्वल्स टू N1 by N2 इज इक्वल्स टू I2 by I1। आइडियल ट्रांसफार्मर का ये इक्वेशन तो तुम लोग को याद होगा। हाँ, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का बात क्यों यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में घुसेंगे तो फिर वो ट्रांसफार्मर एक टॉपिक बन जाएगा। इसी के लिए हम लोग ऊपर निकलना चाह रहे हैं, इसी के लिए हम लोग कंसेप्ट सीखना है ना कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ही क्यों हम लोग को वोल्टेज घटाता है। इसी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आइडियल कंडीशन का। ये कंडीशन आइडियल के लिए है, प्रैक्टिकल के लिए ये कंडीशन भी करेक्ट नहीं है, ये तो तुम लोग को पता है ना। अब देखो ये V1 by V2 इज इक्वल्स टू N1 by N2। V2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अच्छा स्टेप डाउन कहने का मतलब N/1 के फॉर्म में। इसका मतलब N1 की जगह में N और N2 की जगह में 1। तो V2 का फॉर्मूला, V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, V1 by N आएगा ना। इसका मतलब नॉर्मल वोल्टेज, देखो वोल्टेज से हम लोग को बिल्कुल भी डर नहीं है, हम लोग को डर करंट से ही है। बस हम लोग मेजर करते हैं करंट और वोल्टेज, पावर ट्रांसफार्मर और हम लोग का जो सर्किट ब्रेकर लगा होता है वो सारा चीज हम लोग का एक प्रॉपर सिस्टम है। तो करंट मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, दोनों को हम लोग साथ में कपलिंग वगैरह करना रहता है। इसी के लिए जहाँ पे सीटी लगा होता है वहां पे पीटी लगा होता है। लेकिन प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉल्ट अगर हो रहा है कहीं पे, तो फिर हमारा मेन काम जो होता है वो हमेशा सीटी का ही होता है। हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि पीटी का यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा मेन जो डिटेक्ट करता है वो हमारा मेन फंक्शन सीटी के चलते ही सारा चीज हो पाता है। बस हम तुम लोग को दोनों का अरेंजमेंट दिखा दे रहे हैं कैसा होता है। मान लो ये हमारा 2 लाइन है, ठीक है, ये मान लेते हैं न्यूट्रल और ये मान लेते हैं हमारा पावर कंडक्टर। वोल्टेज तो एक लाइन का नहीं बता सकते हैं ना कि हाँ ये लाइन में वोल्टेज इतना है, वो तो विथ रेस्पेक्ट टू होता है ना, एक के दूसरे के साथ रेस्पेक्ट में। तो हम लोग का ये लगा होता है न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिए हम लोग, ये इस तरीके से लगा होता है। ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा पीटी है ना, और पीटी सर बताए हैं कि स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन का मतलब N/1। उसी तरीके से
पावर कंडक्टर में हम लोग को करंट मेजर करना है ना, सर इसको इस तरीके से हम लोग बनाएं। इसका हम लोग का ये कैसा होता है, ये हमारा सीटी है। सीटी कैसा होता है, स्टेप अप होता है। स्टेप अप कहने का मतलब 1:n, ठीक है। अब देखो ये दोनों कहाँ पे लगा होता है, ये दोनों लगा होता है सब स्टेशन जाओगे तो एक छोटा सा रूम बना होता है, उसमें उसको बोला जाता है रिले रूम। वहां पे रिले का सेटअप रहता है और वहीं से डिसाइड होता है कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सीटीपीटी और रिले का अरेंजमेंट है। और सर रिले और रिले सर्किट पैनल ब्रेक, बोलते हैं क्या उसको? सर रिले क्या पैनल चीज, बोलते हैं क्या उसको? रिले पैनल सर। रिले पैनल ही बोलेंगे उसको। देखो सिंपल सा बात है, रिले को हम लोग एक रिले को तो यूज कर नहीं रहे हैं ना, एक पूरा छोटा सा घर बना होता है जो कंक्रीट का रहता है। तुम लोग देखे होगे सब स्टेशन वगैरह में, या फिर होगा तो हम एक आध फोटो तुम लोग को शो भी कर देंगे अगर मेरे पास होगा तो नेक्स्ट क्लास में। तो वहां पे हम लोग अंदर में, और ये एसी रूम में रहता है क्योंकि रिले तो हमारा हाई वोल्टेज के लिए नहीं है ना, ये हम लोग का बहुत कम वोल्टेज बहुत कम करंट में ऑपरेट कर देता है और यही डिसाइड करता है कि फॉल्ट हुआ है कि फॉल्ट नहीं हुआ है। तो रिले ठीक रहना बहुत जरूरी है। और रिले हम लोग जो है इसी का हम लोग टाइप्स वगैरह पढ़ते हैं कि डायरेक्शनल रिले क्या है, डिस्टेंस रिले क्या है, नॉर्मल रिले क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग बात करते हैं। हम लोग क्या क्या समझ लिए, सर्किट ब्रेकर का रिले के साथ अरेंजमेंट, सर्किट ब्रेकर रिले सीटी के साथ अरेंजमेंट, सीटी पीटी रिले के साथ पावर कंडक्टर का अरेंजमेंट। अब हम लोग ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, हम लोग देख लेते हैं वर्किंग किसका, तो वर्किंग ऑफ रिले। अब ये मन का तो नहीं ना है इसका कि मन किया तो हाँ बोल दिए कि सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाओ, मन किया तो बोल दिए नहीं, कुछ तो होगा ना। इसी के लिए रिले में क्या होता है, पिकअप, बहुत सारा चीज होता है इसमें। हम लोग प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर और क्या क्या बोलते हैं, तो उतना डिटेल में हम लोग को जाने का जरूरत नहीं है। तुम लोग को ऊपर ऊपर हम स्टोरी टाइप से बता रहे हैं सो दैट कि तुम लोग एक पूरा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को समझ पाओ, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। बाकी पता मतलब दो तीन न्यूमेरिकल देख लिए, हिल ही नहीं रहा है वो न्यूमेरिकल्स, तो वो अननेसेसरी का हो जाएगा। देखो ये अरेंजमेंट कैसा होता है, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है ठीक है, इसको कॉइल मत समझ लेना। ये हमारा क्या है, स्प्रिंग है। और ये कुछ इस तरीके से दो कांटेक्ट रहता है, एक हमारा रहता है NC और दूसरा हमारा रहता है NO। ठीक है, ये इससे कांटेक्ट में है, इसी के लिए इसको बोलते हैं NC, इसको बोलते हैं NO। NC का मतलब क्या होता है, NC स्विच वगैरह तुम लोग सुने होंगे, नॉर्मली Normally closed. और इसको बोला जाता है नॉर्मली ओपन। Open. ठीक है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन रहेगा, इसी के लिए नॉर्मली ओपन, नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज रहेगा, इसी के लिए नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे लगा होता है क्या, एक कोर बना देते हैं, क्योंकि कोर में ही रहता है ना कॉइल हम लोग लपेटते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मान लो, तब तो ये मैग्नेट बनेगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिले का कॉइल। ये कौन सा कॉइल है, तो यहाँ पे देख लो, अरे ये क्या हो गया, ये कौन सा कॉइल है, तो यहाँ पे देखो, कहाँ चला गया, बहुत आगे है क्या, इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं। देखो ये जो लगा हुआ है, वो जो कॉइल हम दिखा रहे हैं रिले कॉइल, वो ये वाला कॉइल है। ठीक है, यही डिसाइड करेगा कि इसको जो है ऑपरेट होना है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, देख पा रहे हो, ये जैसे ही ऑपरेट हो गया
फॉल्टी कंडीशन में ये यहाँ से टच हुआ और हम लोग का करंट इससे पास हुआ, उसका अरेंजमेंट रहता है ये करंट पास हुआ और फिर हमारा सर्किट ब्रेकर को बोल दिया गया कि ओपन हो जाओ। फिर ये चेक किया कि अच्छा चलो, अब एज्यूम किया कि नहीं जो फॉल्ट हुआ होगा उसको डिटेक्ट कर लिए हम लोग, और फॉल्ट पार्ट को आइसोलेट ही करना काम है ना हमारा, हेल्दी पार्ट से फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट करना। इसको तो नहीं पता है कि फॉल्ट कहाँ पे हुआ है, क्या पता बहुत दूर हुआ होगा फॉल्ट, तो ये फिर से एक बार नॉर्मल कंडीशन में लाता है, मतलब एनसी फिर से एक बार शॉर्ट होता है और हमारा करंट फिर से यहाँ पे आता है रिले कॉइल में, और वो पिकअप वैल्यू से अगर ज्यादा होता है तो फिर ये अट्रैक्ट होता है, अगर वो पिकअप वैल्यू से कम आ जाता है तो हमारा नॉर्मल कंडीशन है। क्योंकि हर जगह सर्किट ब्रेकर लगा होता है ना, अगर मान लो, अच्छा हाँ, अगर मान लो यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है सीबी, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर, यहाँ पे सीबी, फिर आगे बढ़े, यहाँ पे एक सब स्टेशन, ये सब स्टेशन नहीं है, फिर दूसरा सब स्टेशन यहाँ पे सीबी। मान लो ऐसा हुआ कि फॉल्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है, और हम लोग को इस जगह से हम लोग को दूसरे साइड भी जा रहा था हमारा पावर, यहाँ पे सीबी और यहाँ पे ट्रांसफार्मर, यहाँ पे सीबी। ट्रांसफार्मर का दोनों साइड में सर्किट ब्रेकर लगा रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लो यहाँ पे फॉल्ट हुआ, करंट हम लोग का नॉर्मली इधर से जा रहा था ना, इधर भी जा रहा था और इधर भी जा रहा था। मान लो फॉल्ट हुआ तो यहाँ का करंट डिमांड भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो ये सर्किट ब्रेकर को क्या हुआ, इंफॉर्मेशन मिल गया कि भाई तुम ओपन हो जाओ, भाई तुम ओपन हो जाओ, तो ये लोग तुरंत यहाँ से भी ओपन हो गया, यहाँ से भी ओपन हो गया, हर जगह से ओपन हो गया। मतलब कुछ देर के लिए हमारा सिस्टम जो है वो कट आउट हो गया, और वो ज्यादा नहीं, 2-3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, वो टाइम हम लोग पे डिपेंड करता है कि रिले को हम लोग दोबारा कब से ऑपरेट कराएंगे। तो फिर वो फिर से दिया अपना वैल्यू, कनेक्ट किया तो डिटेक्ट नहीं हुआ, फिर से ओपन हो गया, ये भी डिटेक्ट हुआ, फिर से ओपन हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इतना ज्यादा है कि ये डिसाइड कर लिया कि नहीं यहाँ पे फॉल्ट हुआ है। तो अब हमको जो है क्या करना है, ये वाला सर्किट ब्रेकर हम लोग का ओपन हो गया, मान लेते हैं दोनों में से कोई एक सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो गया। फिर ये सर्किट ब्रेकर में नॉर्मल करंट में तो इधर से जाएगा ना करंट, फिर सारा का सारा करंट अब इधर जा रहा है, उधर तो कोई करंट नहीं जा रहा है ना, तो फिर तो इसका वैल्यू अब नॉर्मल आ गया। तो नॉर्मल आ गया तो रिले कॉइल तो एक्टिवेट नहीं होगा ना, तो फिर ये फिर से काम करने लगेगा। हम लोग फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट कर दिए। समझ पाए ऑपरेशन कैसा हो रहा है? फर्स्ट टाइम पे सर सब ओपन हो जाएगा, फिर जब नॉर्मल करंट फ्लो करने लगेगा तो सब क्लोज्ड हो जाएगा। सब क्लोज नहीं, हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे फॉल्टी पार्ट, उसी के लिए हम लोग जहाँ पे डिस्टेंस फॉल्ट है वो बस ऑफ हो जाएगा। हाँ, एक बार हमारा डिस्टेंस के हिसाब से वो डिसाइड होता है, डिस्टेंस रिले हम लोग यूज करते हैं। ये हम लोग का डिसाइड कर लिया कि फॉल्ट हो गया, तो फिर ये सारा चीज अपना नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। क्योंकि फॉल्ट जहाँ पे होता है वो एक जोन होता है, एक पॉइंट नहीं होता है पावर सिस्टम में, वो एक जोन को कवर करता है जिसमें एक आध ट्रांसफार्मर आ जाएंगे, क्योंकि सब स्टेशन में ही फॉल्ट होने का चांसेस रहता है ना। तो जैसे ही हम लोग फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट किए, फिर हमारा काम करने लगता है। और जो कंट्रोल रूम होता है उसमें हम लोग बैठ करके देख पाते हैं इजीली, क्योंकि हर जगह पीएलसी स्काडा सिस्टम लगा होता है ना, स्काडा स्क्रीन में हम लोग देख पाते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, क्या हुआ है। फिर हम लोग तुरंत अपना जो वर्कर है उसको वहां भेज देते हैं, यही सिस्टम चलता है। अब देखो, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, अब ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको इस साइड खींचेगा कोई, एक फोर्स खींचेगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और नॉर्मल कंडीशन में ये ऊपर होना चाहिए, तो उधर भी कोई एक फोर्स खींचेगा ना इस साइड में, उस फोर्स को बोला जाता है रीस्ट्रेनिंग टॉर्क। ठीक है, उधर जो खींचता है उसको रीस्ट्रेन, मतलब सर जितना। एक हाँ बोलो। रीस्टोरिंग टॉर्क भी पढ़े थे, तो वो अलग है या फिर उसी को? नहीं, अभी फिलहाल रीस्ट्रेनिंग टॉर्क मानो ना, रिस्टोरिंग रीस्ट्रेनिंग सब एक ही चीज है, लेकिन रीस्ट्रेनिंग टॉर्क यहाँ पे खींच लिया। अब वो उधर खींचना चाह रहा है, ये इधर खींचना चाह रहा है,
दोनों में जो ज्यादा होगा उधर साइड जाएगा ना, तो वो डिपेंड करता है रिले कॉइल पे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा या रिस्ट्रेनिंग टॉर्क ज्यादा होगा। नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में कौन ज्यादा होगा बताओ? क्लोज्ड, नॉर्मली क्लोज्ड, Restored. रिस्ट्रेनिंग। आर नॉर्मल हमारा कंडीशन में टीआर इज ग्रेटर देन टीडी होगा। जैसे ही टीडी इज ग्रेटर देन टीआर हुआ, हम लोग का सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाएगा। बस वही सब कुछ कुछ पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्प्रिंग या फिर टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग, उसको क्या बोलते हैं? रीस्ट्रेनिंग टॉर्क। फिर हम लोग बात करते हैं टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट इन रिले कॉइल। रिले कॉइल में जाएगा तब तो, रिले कॉइल में करंट जाएगा तब तो वो मैग्नेट बनेगा ना, इज कॉल्ड ऑपरेटिंग टॉर्क Deflecting. बोलते हैं, या फिर ऑपरेटिंग टॉर्क बोल लो या फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोल लो। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इससे पहले कहीं सुने हो मेजरमेंट में? वहां पे भी सेम कहानी होता है। 3 टॉर्क वहां पे भी आता है, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डैम्पिंग। ठीक है, तो वो रिवाइज कर लेना तुम लोग। अब देखो नॉर्मल हेल्दी कंडीशन, नॉर्मल हेल्दी कंडीशन टी आर इज ग्रेटर देन टी डी। फॉल्टी कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्टी कंडीशन में टी डी इज Greater ग्रेटर than देन TR. ग्रेटर। टी आर। अगर इक्वल भी होगा तो फॉल्टी ही मानेंगे उसको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? yes सर sir. इक्वल होगा तो सर दोनों तरफ सेम फोर्स नहीं लगेगा तो फिर तो वो वहीं रह हाँ जाएगा। ठीक है ना, मतलब उतना हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है। मान लो कि इक्वल भी होगा तो वे हमारा ऑपरेट करेगा, जरूरी नहीं है कि इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग नॉर्मल रिले का तुम लोग को फंक्शन हम बता देते हैं, उसके बाद फिर हमारा आज का क्लास को हम एंड कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग कल बात करेंगे पूरा डिटेल्ड में रिले का टाइप्स को। आज हम लोग सिर्फ नॉर्मल रिले जो ओवर करंट ही हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? Yes sir. Yes, ओवर sir, करंट का ही overcurrent. एप्लीकेशन बता रहे हैं ना हम लोग, जो भी बता रहे हैं। तो ओवर करंट रिले में कैसे काम करता है वो हम तुम लोग को बता दे रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिस्टेंस के बेसिस पे रिले कैसे काम करता है दो करंट के बीच में। क्योंकि देखो ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में लगा होता है ना, ये ट्रांसफार्मर है तो इसके दोनों साइड में सर्किट ब्रेकर लगा है, मतलब दोनों साइड में रिले लगा होगा। तो इसका रिले का अरेंजमेंट कैसा होता है और ये दोनों करंट के डिफरेंस के बेसिस पे इसको बचाता है, वो सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसको हम कलम हटाते हैं। हेडिंग हम लोग देंगे ओवर करंट रिले। हम लोग को ये तो समझ में आ गया ना, रिले सर्किट को तोड़ता नहीं है, रिले सर्किट का फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ओवर करंट रिले है तो ये कब ऑपरेट करेगा? इट ऑपरेट्स व्हेन करंट नॉर्मल रहेगा, तब करंट फ्लोइंग इज नॉर्मल करंट नो सर, फॉल्टी Overcurrent. is greater than a particular value। और इस पर्टिकुलर वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं, हम लोग पहले से सेट किए होंगे ना इसको, प्रीसेट वैल्यू। कोई एक वैल्यू सेट होगा, उसके बाद उससे ज्यादा वैल्यू हो गया तब जाकर के ये रिले ऑपरेट करेगा। इसी को प्रीसेट वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम? पिकअप वैल्यू। Pickup. पिकअप। ठीक है, अब देखो टाइप्स क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ
ओवर करंट रिले, इसको ओवर करंट ही लिखना तुम लोग कॉपी में, ठीक है। 4 टाइप का होता है। पहला टाइप, जैसे ही ये पिकअप वैल्यू से ज्यादा हुआ तुरंत ये ऑपरेट करेगा, उसको बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस। मतलब इंस्टेंट पे, हर इंस्टेंट पे जैसे ही वो हुआ तुरंत ये ऑपरेट करेगा, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। ओवर करंट रिले। दूसरा, जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम का वैल्यू घटेगा, उसी को बोला जाता है इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, ठीक है। तीसरा, हम लोग का डेफिनेट टाइम, चाहे फॉल्ट करंट कितना भी ज्यादा हो, फॉल्ट करंट कितना भी कम हो, एक फिक्स टाइम में ऑपरेट करेगा। डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। फोर्थ टाइप कैसा है, इनवर्स भी रहेगा और डेफिनाइट भी रहेगा। मतलब ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो जो बनेगा वही हमारा चौथा टाइप होगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा बनेगा पहला इनवर्स भी, इनवर्स और डेफिनाइट भी, मिनिमम टाइम रिले। इसी को बहुत फेमस नाम दिया जाता है IDMT रिले। क्लियर है। अब हम लोग तीनों को एक एक करके, मतलब चारों को एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। या फिर अभी ही एंड कर दें, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे सर। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तुम लोग भागने के लिए परेशान हो मत। इंस्टेंटेनियस ओवर देखो, हम ओवरव्यू दे रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आएंगे, यहीं से स्टार्ट होगा हमारा, क्योंकि रिले कल हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। ओवर करंट रिले भी, डिस्टेंस रिले भी, डायरेक्शनल रिले भी, 3 रिले कल हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। उसका कैसा लोकस बनता है, क्यों बनता है, वो सारा चीज हम लोग ट्राई करेंगे समझने का, ठीक है। देखो, इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत, कहने का मतलब जैसे ही फॉल्ट हुआ तुरंत ये रिले जो है डिटेक्ट कर लेगा उसको, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इसका मतलब अगर करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो बहुत कम टाइम लगेगा इनवर्स टाइम इस रिले को मतलब डिटेक्ट करने में। अगर फॉल्ट करंट जस्ट पिकअप वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा है तो फिर ये टाइम ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही हम लोग को बताता है इनवर्स टाइम। डेफिनाइट टाइम क्या बोलता है, डेफिनाइट टाइम ये बोलता है कि कोई भी फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा हमारा रिले, अगर 3 सेकंड के बाद डिटेक्ट करेगा उस चीज को, या फिर जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसको 3 सेकंड के बाद बोलेगा, मतलब ये 3 सेकंड के बाद ही बोलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग डेफिनाइट टाइम ओवर करंट रिले। अब जो हमारा सर ये 3 चौथा टाइप सेकंड आता फिक्स है, क्या हुआ है, आप एग्जांपल लिए हैं? एग्जाम्पल हम किए हैं, ऐसा मतलब ये कोई रैंडम नंबर है, 3 सेकंड मतलब नॉर्मल है बताने के लिए, ठीक है। चाहे फिर करंट 1000 एम्पियर फ्लो हो, चाहे फिर करंट 500 एम्पियर फ्लो हो, ये उतना टाइम के बाद ही ऑपरेट करेगा, जो डेफिनाइट टाइम हम लोग सेट किए हैं, ठीक है। चौथा, इनवर्स डेफिनाइट टाइम, इनवर्स डेफिनाइट मिनिमम टाइम। सिंपल है, ये 2 पार्ट है, एक हमारा इनवर्स टाइम और दूसरा डेफिनाइट टाइम, दोनों को मिल करके बनाया गया है। इसका मतलब अगर करंट लो होगा, अगर करंट हमारा लो होगा, कहने का मतलब लो करंट, कहने का मतलब फॉल्ट होने के बाद का ही बात कर रहे हैं, फॉल्ट होने से पहले तो हेल्दी कंडीशन है ना, उस टाइम में तो रिले को कुछ करना ही नहीं है। फॉल्ट होने के बाद जैसे पिकअप वैल्यू अगर 3 एम्पियर है तो फॉल्ट अगर 300 के बाद होना है तो 301 एम्पियर हो गया, तो लो करंट है ना। तो वैसा जब कंडीशन होगा
तो वहां पे ये बिहेव करता है इनवर्स टाइम की तरह। कहने का मतलब टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जब करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर 300 के बाद फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेगा, इसका मतलब ये है कि 500 या फिर 1000 करंट फ्लो हो रहा है, तो वो तो ज्यादा करंट हो गया ना, हाई करंट। एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। तो हाई करंट में ये फिक्स मतलब बिहेव करता है हमारा डेफिनाइट टाइम की तरह, t इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे हम लोग यहीं से कहानी को स्टार्ट करेंगे, और हम लोग टाइप्स ऑफ रिले को कल हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा सा देखने का कि कैसे क्या होता है। तो क्लास को अच्छे से देख करके आओ, थोड़ा बहुत पढ़ करके आओ कि रिले मतलब क्या होता है, सर्किट ब्रेकर मतलब क्या होता है, सीटीपीटी क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज वगैरह करके आया करो, सो दैट कि सारा चीज समझ में आए। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।